Students, this is Renu Sharma with solution fifth part. Today we are going to discuss the colligative property of the solution. Previously we have discussed two colligative properties. Next topic is the two another colligative properties of the solution, and one another topic is the abnormal masses. Let's start with the colligative property of the solution. One is the elevation in boiling point. Let's start with the introduction. What do you mean by the elevation in the बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अंडरस्टूड करना है, समझना है, तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एलिवेशन क्या है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ होना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को आप लेते हैं और ये मानते हैं कि उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा किसके बराबर होगा? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। उस टेम्परेचर या उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप कहते हैं कि यदि प्योर सॉल्वेंट आपने लिया है, कोई भी लिक्विड है जो आप प्योर सॉल्वेंट मान सकते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यदि उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया तो वो सॉल्यूशन जनरेट होगा और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो रेज इन द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। इस इंक्रीज़ को आप क्या कह सकते हैं? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि एलिवेशन क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट का। ये रीज़न एक बार तो मैं रफली आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ कि यदि हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को डिज़ोल्व कराते हैं किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट गेट जनरेटेड। मीन्स आपने जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स रीज़न ये हो गया कि आपने यदि सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यदि प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। मीन्स प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। यही कारण होता है किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर हम क्या करते हैं, शो करते हैं, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को कंपैरेटिवली प्लॉट करते हैं वन अगेंस्ट अनदर। तो हम देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट को ऑरेंज लाइन से दिखाया गया है और सॉल्यूशन को ब्लू लाइन से दिखाया गया है। तो जो सॉल्वेंट है वो क्या है? टी नोड बी से दिखाया गया है। टी नोड बी वो टेम्परेचर है जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है। अगर कहता है कि इसी सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया, इट बिकम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टी के बराबर है। इट मीन्स इतना डिफरेंस आ गया, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए बॉयल होने के लिए सॉल्यूशन को। तो जो डिफरेंस है उसी को आप क्या कह सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। और आप इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू टी बी माइनस में टी डेल बी। देखिए, हमेशा जो ज़्यादा होता है उसी में से कम को माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का है। उसमें से हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। आगे कुछ एक एक्सप्रेशन और हैं जो कि आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो कहता है कि यदि बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्रेस करना हो किसी डेरिवेशन या मैथमेटिकली, तो आप किस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। तो पहली बात तो एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हमें वेल नोन है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहता है कंसंट्रेशन को यदि मोलैलिटी के हिसाब से लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यदि डिस्प्लेस कर देते हैं किसी कांस्टेंट से तो हम उसको के भी लिख सकते हैं, और इसी कांस्टेंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। मीन्स डेल्टा टी बी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग point is equal to elevation constant into में molality of that particular solute that got dissolved in particular solution। means solution की जो molality है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यदि इसकी डेरिवेशन को देखते हैं तो देखिए, डेरिवेशन एक्सप्रेशन का देखें तो
पहला एक्सप्रेशन का डेरिवेशन तो वही है जो कि हमने अभी आपको बताया है कि डेल्टा टी बी, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फैक्टर जो पीछे हमने बढ़े हैं उन्हीं को इंटर रिलेट करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ये अभी मैंने आपको बताया है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका रीज़न क्या है, वेपर प्रेशर के अंदर वेरिएशन आती है। मीन्स क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किससे, वेपर प्रेशर से। मीन्स जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जितना डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उतना ही एलिवेशन होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा हमने पढ़ा है कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ही सारा चीज़ डिपेंड कर रही है। तो हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट लेंगे। अगर इन दोनों को इंटर रिलेट करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर दोनों से, और इस डेरिवेशन से दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास डेरिवेशन आएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट के आ जाएगा। अब कहता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस में N2। अब N2 को क्या माना गया है, सॉल्यूट माना गया है। अंडरस्टूड बात है, ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई भी है। तो मोल फ्रैक्शन हमने किसका निकाला है, सॉल्यूट का निकाला है। तो सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट प्लस में सॉल्यूट, तो आपके पास सॉल्यूशन का आ जाएगा। अब कहता है यदि हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा बिल्कुल कम है। तो सॉल्यूट को आप क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई स्मॉल वैल्यू तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाई N1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते हैं हम N1 की वैल्यू रखेंगे W2 डिवाइडेड बाई M1 के बराबर होगा। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास मतलब कि प्रीवियस ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है जिसके अंदर K कांस्टेंट है, उसके अंदर यदि हम x2 की वैल्यू ये रखते हैं तो आपके पास डेरिवेशन जनरेट होती है K इंटू में M1 इंटू में N2 डिवाइडेड बाई W1 हो गया। तो कहता है W1 जो है वो हमारे पास क्या है, मोलैलिटी हो गई N2 डिवाइडेड बाई W1। N2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। W1 क्या है, वेट है किसका, सॉल्वेंट का, कि कितने सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम मोलैलिटी M से दिखा सकते हैं। ठीक है, K इंटू में M1। अब मोलिकुलर मास जो सॉल्वेंट का है वो तो कांस्टेंट रहेगा और K वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको कलेक्टिवली हम किसके बराबर, KB के बराबर मान लेते हैं। तो डेल TB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, KB इंटू में मोलैलिटी के बराबर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कहता है कि आप इस वैल्यू से जो कि हमने प्रीवियसली अभी देखी है, मोलैलिटी W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई W1, इसी वैल्यू को यदि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर पुट करते हैं तो आप मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। मीन्स आपके पास मोलैलिटी है, W2 है, 1000 है और W1 गिवन है। ठीक है, KB गिवन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यदि ये सारी चीज़ें गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको सोल्यूट दिया हुआ है और अननोन सोल्यूट है तो मॉलिक्यूलर मास से आप उसकी कैलकुलेशन से आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। डेल TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि किसके बराबर, KB इंटू में M के बराबर है। M की वैल्यू आपने ऊपर वाली जो है वो पुट कर दी इसके अंदर। पुट करने के बाद आपके पास आया W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई W1। W1 क्या है, वेट है किसका, सॉल्वेंट का, 1000 ग्राम है, और M2 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, और W2 जो है वो आपके पास क्या है, वेट है किसका, सोल्यूट का। और KB क्या है आपको पता ही है, एलिवेशन कांस्टेंट है, और डेल्टा TB जो है वो आपके पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। यदि ये सारी चीज़ें आपके पास कैलकुलेट है तो आप M2 की वैल्यू यहाँ से इस डेरिवेशन में से निकाल सकते हैं। M2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू में W2 इज़ द वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू में वेट ऑफ द सॉल्वेंट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जितनी भी डेरिवेशंस मैंने अभी आपको बताई हैं वो सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है।
इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एबनॉर्मल मासेस जो है वो मैं आपको समझाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या कारण है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो कैलकुलेशन है वो लेस एप्लीकेबल है किन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैलकुलेशन है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का। देखिए इसकी सिर्फ एक फॉर्मूलेशन जो है वही है, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दी हुई है, तो मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला समझाऊंगी कि एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट, एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है उसको आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट दोनों की दोनों इंटर रिलेट करती है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होता है। इस वैल्यू को यदि हम इस डेरिवेशन के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट डेरिवेशन जनरेट होती है। तो के बी क्या है, के बी हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आर के बराबर है। आर गैस कांस्टेंट है, टी नोड जो है बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, 1000 जो है वो वैल्यू है। एल बी क्या है जो हमारे पास लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट की ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट डेरिवेशन क्या जनरेट होती है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, m1 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में गैस कांस्टेंट इनटू में boiling point of the pure solvent divided by 1000 and the enthalpy of vaporization. You can calculate the molar elevation constant by this derivation. Similarly ये कि ये values जो हैं ये कि ये derivation किसके लिए, सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए एप्लीकेबल होती है। चलिए पढ़ते हैं सेकंड जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मींस लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपने सॉल्यूशन टॉपिक की, वो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड से जब सॉलिड के अंदर कोई सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मींस सॉलिड और लिक्विड जो सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, मींस उल्टा होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का कम होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इसमें लिक्विड सॉल्वेंट को वही ऑरेंज कलर से मैंने डिनोट किया है और सॉल्यूशन को वही ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। टी नोड एफ जो है ये पर टेम्परेचर है जहाँ पर लिक्विड किसके अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कहता है हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, इस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि आपने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करवा दिया तो ये सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सॉल्यूशन को फ्रीज हो जाना चाहिए टी नोड एफ पर, लेकिन ये किस पर जाकर फ्रीज होता है, टी एफ पर, मतलब कि कम टेम्परेचर पर। तो इंक्रीज हो गया इसका टेम्परेचर, तो आप इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। मींस मान लीजिए कोई प्योर लिक्विड किसके अंदर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन यदि उसके अंदर हमने कोई और सॉल्यूट डाल दिया तो अब जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ वो फ्रीज़ होने के लिए कितना टेम्परेचर लेगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड लेगा। मींस उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप इसको शो कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोड माइनस में टी एफ के बराबर। टी एफ नोड जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का, और टी एफ जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का, किसका, सॉल्यूशन का। तो आप इसको देखेंगे डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नोड एफ माइनस में टी एफ के बराबर हो जाएगा। मींस इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन। और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस आएगा, मींस जो कमी आई है, उसको आप क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में दिखाया नहीं है, क्योंकि वही जो आपने प्रीवियसली पढ़ी है सेम टू सेम वही की वही है, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। किसकी, मोलल जो एलिवेशन कांस्टेंट था उसकी बजाय मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो है यहाँ पर आ गया है, बाकी वैल्यूज़ वही की वही हैं, सेम टू सेम। तो हम देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की। पीछे हमने पढ़ी थी कि एलिवेशन कांस्टेंट, और अब हम पढ़ रहे हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डिप्रेशन कांस्टेंट को के एफ से दिखाएंगे, वही गैस कांस्टेंट इनटू में टी नोड का स्क्वायर। टी नोड स्क्वायर वही है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन में
लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग वही है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में गैस कांस्टेंट इनटू में freezing point of the pure solvent divided by 1000 into the enthalpy of fusion of the pure solvent। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मींस KF की वैल्यू जो है वो क्या की जा सकती है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास की भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमने की थी मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन पीछे की तरफ, उसी तरह से इसके अंदर करेंगे। T नोड F जो है हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको आपने किससे दिखाया हुआ है, डेल्टा TF से दिखाया हुआ है। ठीक है, KF हमारे पास क्या हो गया, डिप्रेशन कांस्टेंट। W2 जो है वो हमारे पास वेट है किसका, सॉल्यूट का। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का। 1000 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है और W1 जो है वो क्या है, वेट है किसका, सॉल्वेंट का। इस प्रकार से आप M2 की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द solute is equal to 1000 into में depression constant into में weight of the solute divided by the depression in the freezing point into में weight of the particular solvent। You can calculate the molecular mass of the solute in this colligative property also। Next is the last topic of दिस चैप्टर इज़ द एबनॉर्मल मासेस। देखिए, जब मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं सब्सटेंस के वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनसे। अब कहता है कि थ्योरेटिकली जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सब्सटेंस की, यदि क्या हो, जितनी होनी चाहिए उतनी ना आए। मीन्स अगर आप मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है आपके पास और एक डेरिवेशन के अंदर पुट करने पर वैल्यू आती है। मीन्स एक तो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यदि दोनों के अंदर वेरिएशन आती है तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मासेस कहते हैं। मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से यदि आपने क्या निकाला है, मॉलिक्यूलर मास निकाला है। देखिए, दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट करना बताया है। ठीक है, तो अगर आप उससे कैलकुलेट करते हैं उसको और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है, तो कहता है कि जो मास के अंदर घटना, मतलब कि हो सकता है कि कंपेरेटिवली जो मास है वो क्या हो, कम हो जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आए ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर, या फिर क्या आए, कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर ज़्यादा आए ऑब्जर्व वैल्यू से। तो दोनों ही केसेस के अंदर जो मास जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं आ पाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मासेस से जानते हैं। अब तो कहता है एबनॉर्मल मासेस जो है वो सभी केसेस के अंदर जनरेट होता है या कुछ ही केसेस के अंदर जनरेट होता है। देखिए, 3 कंडीशंस है यहाँ पर जिससे आप ये जिन केसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो एबनॉर्मली आपके पास कैलकुलेट हो सकता है। पहला तो ये है कि सॉल्यूशन जो है वो क्या हो, नॉन आइडल हो। दूसरी बात ये है कि यदि सॉल्यूट जो है उसके अंदर एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है। इन 3 केसेस के अंदर क्या होगा, जो मासेस हैं वो एबनॉर्मल दिखाने की या कैलकुलेट होने की या ऑब्जर्व करने की जो है वो कंडीशन जनरेट होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, NaCl है। NaCl जो है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 मोल लिया है, लेकिन अब जो है वो 1 मोल एंड 1 मोल वैल्यू कितनी आई आपकी, 2 मोल आई, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो। अगर यही रिएक्शन किसके अंदर होती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव और NaCl आपके पास कितने हैं, 1 मोल 1 मोल 2 मोल है, और इनसे बन कितना रहा है प्रोडक्ट 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा आएगा, एबनॉर्मल आएगा। अब कहता है एबनॉर्मल मासेस को जो एक साइंटिस्ट हुए वेन टू, उन्होंने वेन टू फैक्टर के नाम से कैलकुलेट कराया। मतलब 1880 के अंदर 1880 के अंदर इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर को जिसको वेन टू फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वेन टू फैक्टर क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, दोनों के रेशियो को I से दिखाते हैं और इसी I को हम क्या कहते हैं, वेन टू फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट के। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट के। तो आप इसी वैल्यू को जो वेन टू फैक्टर है उसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मींस यदि आपके पास जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है अगर उससे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकाला जाए तो भी आप वेन टू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास क्या है, नॉर्मल कैलकुलेटेड
मोलिकुलर मास है और आपके पास वन टू फैक्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मल मोलिकुलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड दो जो है कैलकुलेशन है, एक एसोसिएशन के केस में, एक डिसोसिएशन के केस में, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रीवियसली 11th क्लास के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा है, वही चीज़ जो है यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस। मींस जो आपके पास एक सब्सटेंस है जो कि डिस्ट्रक्ट हो गया, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया है सॉरी, जिसमें NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, तो वो डिसोसिएशन हो गया। यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल इक्वेशन ली है जिससे आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए जूम करते हैं इसको और देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। मींस आपको किसी के चीज़, मान लीजिए हमारे पास NaCl है, यदि NaCl क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ मोल जो कि डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने कि आपने लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास क्या है, एक NaCl है, NaCl का 1 मोल है, 1 मोल को आपने क्या करा दिया, डिसोसिएट करा दिया, तो आपके पास क्या आ गया, Na प्लस में Cl नेगेटिव आ गया। मींस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट कितने मोल हो गए, 1 and 1 2 मोल हो गए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स NaCl का कितना लिया, 1 लिया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 आनी चाहिए। ये तो हमारे पास क्या है, एक रफ एग्जाम्पल है, इसको थ्योरेटिकल इक्वेशन के अंदर देखते हैं। तो देखिए अगर कहता है हमारे पास एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, ए डिसोसिएट होता है बी के अंदर, सी के अंदर और भी छोटे छोटे सब पार्टिकल्स हैं, मतलब कि n नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स के अंदर ये क्या करता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, 1 मोल से स्टार्ट किया, सब्सटेंस डिसोसिएट हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, मान लीजिए हमारे पास A जो है उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 मोल। अब कहता है कि जब क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन के अंदर कमी आएगी। जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक रिएक्शन हो नहीं रही। जब रिएक्टेंट है उस दौरान उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है। ठीक है, और जब क्या हुआ उसके अंदर डिसोसिएशन हो गया, तो उसमें कमी आई, कितनी कमी आ गई, अल्फा कमी आ गई। मींस इतने नंबर ऑफ मोल्स, मींस अल्फा जो है वो इसके अंदर जनरेट हो गया। तो कहता है एक पार्टिकल के लिए अल्फा, दूसरे पार्टिकल के लिए अल्फा, तीसरे के लिए अल्फा, तीनों की कंसंट्रेशन 3 4 5 जितने भी एन सो एन नंबर ऑफ एन है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, एन इंटू में अल्फा कंसंट्रेशन ले लेंगे प्रोडक्ट की। अब आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप इनको ऐड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या आई, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में अल्फा, इसके अंदर क्या किया गया है, अल्फा जो है उसको कॉमन ले लिया गया है, तो आपके पास क्या आ गई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि जो नॉर्मल वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन आपने कितनी ली थी, 1 मोल ली थी। अब आपके पास ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में अल्फ़ा के बराबर। तो 1 माइनस से अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा, इसके अंदर क्या किया गया है, अल्फ़ा को कॉमन ले लिया गया है, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में अल्फ़ा के बराबर आ गई। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बटे में नॉर्मल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो ऊपर आ गई 1 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में अल्फ़ा, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी थी, शुरू के अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब कितना था, 1 मोल था। ठीक है, अगर आप अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे तो आई माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस में 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस में 1, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। मीन्स आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, अगर हमें क्या निकालनी है, अब नॉर्मल मास निकालनी है, आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू तो आपके पास क्या आई, ये आई, और अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये तो है नॉर्मल वैल्यू। अगर हम किसके बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में देखते हैं, तो किस प्रकार से होगा, देखिए आई की वैल्यू 1/2 फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या कहता है, 1/2 फैक्टर कहता है हमारे पास कि नॉर्मल मास बटे में ऑब्जर्व्ड मास, यही है आई की वैल्यू 1/2। तो नॉर्मल मास जो है आप उसको किससे शो करते हैं, MC से, मीन्स कैलकुलेटेड मासेस, और ऑब्जर्व्ड जो है उसको M नोड से करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा के अंदर यदि आई की वैल्यू पुट करते हैं, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के अंदर आपने क्या किया है, आई की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, यदि आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, MC माइनस में M नोड डिवाइडेड बाय में M नोड इंटू में M माइनस में 1। तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा है ये क्या है, एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एबनॉर्मल मासेस के लिए। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए
डेरिवेशन, ठीक है। कैलकुलेशन आपको किसकी करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होती है, कंबिनिटी, मीन्स जुड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। आपके पास एक, हमारे पास दो आयन है, दोनों कंबाइन होकर किसके अंदर, NaCl के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। थे तो हमारे पास 2 मोल और हो गए कितने, 1 मोल। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। देखिए इसके अंदर एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने थ्योरेटिकल इक्वेशन से इसको प्रूव करने की कोशिश की है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए किसके, A के। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया, AN के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। AN के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और ये किसके अंदर, H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर Na है और Na किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, N के अंदर कन्वर्ट हो गया। मीन्स हमारे पास थे कितने, 2 मोल और एसोसिएट होने के बाद कितने बन गए, 1 मोल बन गए। कंसंट्रेशन वही है, शुरू में जब रिएक्शन नहीं हुई है तब तक कंसंट्रेशन 1 है, रिएक्शन होने के बाद कितने हो गए, अल्फा हो गए। मतलब कि अल्फा कंसंट्रेशन थी इसकी 1 माइनस में अल्फा, अल्फा डिवाइडेड बाय n। देखिए n नंबर ऑफ, जो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल। जैसे कि यहाँ पर ये 2 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, n के बराबर हो गई। मीन्स अल्फा डिवाइडेड बाय n से आप इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। डिनोट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वही है 1 माइनस में अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई। 1-2 फैक्टर क्या कहता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू तो 1 ही है, 1 माइनस में अल्फा प्लस में अल्फा डिवाइडेड बाय n। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो किसके बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में i डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस में 1, ठीक है। यहाँ से अल्फा कॉमन लिया गया है, कॉमन लेने के बाद इसमें से इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसको क्या किया गया है, इसमें से अल्फ़ा को कॉमन लिया गया है। 1 माइनस में अल्फ़ा है ना, 1 माइनस में अल्फ़ा, इसमें से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, n डिवाइडेड बाई n माइनस में 1 के बराबर आएगी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे वही है, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, वही कैलकुलेटेड मास बटे में ऑब्जर्व्ड मास। मीन अगर हमें अल्फ़ा को किसके लिए देखना है, अगर हमें लेना है एबनॉर्मल मासेस के लिए तो कैलकुलेटेड मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है। कैलकुलेटेड मास इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मास। अब हमें कहता है कि 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 माइनस में mc डिवाइडेड बाई m नोड के बराबर, ठीक है। mc बटे में m नोड के बराबर, कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड। इसको आप किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है मीन्स आई की वैल्यू को आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। मीन्स हमारे पास क्या था, 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा n के बराबर थी कौन सी वैल्यू, m c डिवाइडेड बाई m नोड, ठीक है। अब कहता है कि यदि 1 माइनस में m c बटे में m नोड आ जाता है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई n के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m c इंटू में m नोड डिवाइडेड बाई m नोड के बराबर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई n के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू वही आएगी जो कि ऊपर हमने देखी है, सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई है। वहाँ पर 1 माइनस में अल्फ़ा था और यहाँ पर i की वैल्यू आपने mc माइनस में m नोट डिवाइडेड बाई m2 इसके अंदर दे दी है, और तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, n इंटू में n डिवाइडेड बाई n माइनस में 1 आ जाएगी। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम जो है 1-2 फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।